हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 12 जुलाई। आज हम 12 जुलाई की यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर होने वाली है। आज कुछ यहाँ पर जो हमारी खबरों पे होने वाली डिटेल है उस पर बात करें तो 16वां वित्त आयोग, कौन सा 16वां वित्त आयोग की बात करेंगे। इसका गठन हुआ है, कौन है, क्या नहीं है, क्या कार्य करता है, इसके बारे में समझेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 के बारे में समझेंगे, क्या विश्व जनसंख्या दिवस क्या है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, अब किसको दिया गया है इसके बारे में समझेंगे। हैनिवल निर्देश, अब ये हैनिवल निर्देश क्या होते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। आनंद विवाह अधिनियम, ये से कुछ लोग परिचित होंगे इस विवाह से, कुछ नहीं होंगे तो आज परिचित हो जाएंगे। आनंद विवाह अधिनियम क्या होता है, और अन्य खबरों में हर बार की तरह इस बार भी हमारी 2 खबरें होंगी जिसको हम देख लेंगे। तो जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके आप लोग कर लीजिए बटन, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उनको हेल्प मिलेगी। हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर भी ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, नट लर्निंग ऐप। एक चीज और है, इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, और आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगी सभी एग्जाम्स की। तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। तो अभी जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की। कौन सा आयोग है, 16वां वित्त आयोग की बात करते हैं, क्या है और चर्चा में क्यों है। 16वें आयोग की बात करें तो 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। कौन सी, 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसमें जो शामिल सदस्य हैं अगर उनका देखा जाए, डॉक्टर पूनम गुप्ता सलाहकार परिषद की संयोजक हैं, डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव, श्री नीलकंठ मिश्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता, सुश्री प्रांजल भंडारी और श्री राहुल बजौरिया। अब मैं आपको बता दूं, ये सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, ना कि ये वित्त आयोग के सदस्य। वित्त आयोग के सदस्य कौन है, हम यहाँ पे इनको वित्त आयोग के सदस्यों को देखेंगे एक एक करके, लेकिन अभी हम चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से देखने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सलाहकार परिषद का गठन हुआ है, कौन सी, 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, और ये बहुत ज्यादा प्रमुख है। इन व्यक्तियों के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सलाहकार परिषद की भूमिका और अगर कार्यों की बात की क्या करता है, तो किसी भी संदर्भ की शर्तों या फिर संबंधित प्रासंगिक विषयों पर आयोग को सलाह देना इसका पहला कार्य है। कागजात और शोध अध्ययन की तैयारी में सहायता करना सलाहकार परिषद का दूसरा कार्य है। वित्त आयोग के द्वारा शुरू किए गए अध्ययनों की निगरानी और मूल्यांकन करना सलाहकार परिषद का तीसरा कार्य है। राजकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों में आयोग की मदद करना सलाहकार परिषद का चौथा कार्य। ध्यान रखना है, ये वित्त आयोग के कार्य तो है ही, लेकिन ये वित्त आयोग के अंतर्गत जो सलाहकार परिषद है उसके कार्य मुख्य तौर पर है। ध्यान रखिए। 16वें वित्त आयोग की बात करते हैं, क्या है, तो 16वें वित्त आयोग का जो गठन है वर्ष 2023 में किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को इनका अध्यक्ष बनाया गया है, किसका, 16वें वित्त आयोग का। फोटो में देख पा रहे होगे आप, है ना। साथ में यह अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएंगे। इनकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू हो जाएंगी। जब अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं, ये अपनी सिफारिशें 1 अप्रैल 2016 से इनकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी और 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगी। ये अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 को उपलब्ध करा देंगे। 16वें वित्त आयोग की हम अगर सदस्यों की बात करें, अभी हमने जो बात की थी वो सलाहकार परिषद की बात की थी, अब हम 16वें वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग के अब हम सदस्यों की बात करते हैं, कौन है। तो अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। अन्य सदस्यों की बात किया तो अजय नारायण झा, एन.जी. जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्य क्रांति घोष, ये 4 सदस्य, 4 और 1 टोटल देखोगे 5 सदस्य। याद रखिएगा, कितने, 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य वित्त आयोग में सदस्य के तौर पर कार्य करते हैं। ध्यान रखना है। वित्त आयोग कैसा है, थोड़ा सा हम अब पॉलिटी के लिहाज से देख लेते हैं। एक संवैधानिक तथा अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा, एक संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। एग्जाम में डायरेक्टली आता है। वित्त आयोग कैसा संस्था है, तो एक संवैधानिक संस्था है और यह अर्ध न्यायिक
कार्य करता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। मतलब कि इसका आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं हर 5 सालों में, ध्यान रखना है। इसका जो मुख्य कार्य है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राजस्व के संसाधनों का आवंटन करना इसका प्रमुख कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, एग्जाम में आता भी है, कई बार आ चुका है कि वित्त आयोग कार्य क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो राजस्व रेवेन्यू का जो बंटवारा होता है किस तरीके से किया जाए, इसका यह प्रमुख कार्य है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संबंध में इसको प्रस्तुत भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है और ये राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, ध्यान रखना है, मैंडेटरी नहीं होती है कि इनकी सिफारिशों को माना ही जाए, ये सिर्फ एक सलाहकार प्रवृत्ति की होती है। इसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष जो कि वर्तमान में अरविंद पनगड़िया हैं, 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। टोटल 5 सदस्य इसमें होते हैं वित्त आयोग में। सलाहकारी परिषद का वर्तमान में गठन किया गया है जिसमें जितने सदस्य हैं मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024, विश्व जनसंख्या दिवस। अब विश्व जनसंख्या दिवस की तो बात करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। नाम नेट लर्निंग ऐप है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, डाउनलोड करके आप लोग पीडीएफ वीडियो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज जो होगी वो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा सकते हो, तो जल्दी जाइएगा डाउनलोड कर लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बात करें तो भाई साहब एक स्कूटर पे 1 2 3 4 5 6 7, एक स्कूटर पे 7 मेंबर हैं। ये पिताजी हैं और ये मम्मी जी हैं, बाकी सब कौन है, बाकी सब इनके मुन्ने हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, क्या बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात कर रहे हैं और वो भी 2024 की। इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य है वैश्विक जनसंख्या मुद्दों और समाज पर उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। किसको जागरूक बनाना, व्यक्तियों को, यानी किसको, व्यक्तियों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जनसंख्या दिवस के बारे में की जाए तो वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक साल इसको 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण आयोजन है, जनसंख्या से संबंधित चिंताओं जैसे कि प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, सतत विकास को संबोधित करने पर प्रकाश डालता है। तो इसका आयोजन इसीलिए किया जाता है कि प्रजनन स्वास्थ्य रहे, परिवार नियोजन रहे, लैंगिकता समानता रहे और सतत विकास होता रहे। यह सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को चर्चाओं में शामिल होने और कार्रवाई करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पर सरकार भी होती है, कुछ संगठन एनजीओ भी होते हैं और लोग, आम लोग भी यहाँ पे चर्चाओं में शामिल होते हैं। मेन इंपोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 की थीम क्या है, क्योंकि थीम से अक्सर एक क्वेश्चन आता है, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। ध्यान रखना है, इस 2024 की थीम वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें, 2024 की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है, ध्यान रखने का 2024 की थीम। अगर हम विश्व जनसंख्या दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के द्वारा की गई थी। इसे पहली बार 1989 में मनाया गया था। 90 देशों से अधिक देशों ने इसमें सबसे पहली बार में भाग लिया था। यह विचार 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंचने से प्रेरित था, जिसने विश्व बैंक के एक वरिष्ठ जनसांख्यिकीविद थे डॉक्टर केसी जकारिया को इस अवसर पर विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में चिन्हित करने का सुझाव दिया गया था। तो आप देखोगे 11 जुलाई 1987 को इसका विचार आया था और उसके बाद 11 जुलाई 1989 से इसको प्रत्येक साल मनाने की घोषणा कर दी गई थी यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। वैश्विक जनसंख्या के बारे में तथ्यों को जानते हैं। 2011 में जो दुनिया की आबादी है वो 7 बिलियन तक पहुंच गई है। कितना, 7 बिलियन पहुंच गई। कब पहुंच गई, 2011 में। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। मतलब लगभग एक दशक में, मतलब कि 10 सालों में 8 बिलियन आबादी हो गई है वर्ष 2022 तक, ध्यान रखिएगा।
संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों से पता चलता है कि जो वैश्विक जनसंख्या है 2030 तक लगभग 8.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी, 8.5 बिलियन पहुंच जाएगी। 2050 तक 9.7 बिलियन पहुंच जाएगी और 2100 तक 10.9 बिलियन पहुंच जाएगी। ये किसका अनुमान है? ये संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है। जुलाई 2024 तक 1.44 बिलियन की आबादी के साथ भारत शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है? भारत का इन्होंने डेटा को साझा किया कि जुलाई 2024 में भारत की स्थिति 1.44 बिलियन है, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के रूप में चीन से भी आगे निकल चुका है। तो आप लोगों ने पढ़ा है चीन की आबादी सबसे आगे है और ये डेटा क्या है अभी लिखा हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जुलाई 2024 में जो भारत की आबादी है वो भी चीन को पीछे छोड़ती हुई दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुकी है 1.44 बिलियन के साथ। चीन की आबादी की बात किया तो कितनी है? तो 1.4 बिलियन से अधिक है, लेकिन 2024 में इसमें गिरावट आई है। वर्तमान में चीन की आबादी की बात की जाए 1.42 बिलियन की सूची में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि भारत पहले स्थान पर आता है और इसमें भारत पहले स्थान पर कितना है? 1.44 बिलियन, ध्यान रखना है। 341 मिलियन की आबादी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो अमेरिका भी पीछे नहीं है, भारत के बाद चाइना आता है और चाइना के बाद यूएसए का नाम आता है। अगर हम भारत की बात करें तो 1.44 बिलियन है, चाइना की बात करें 1.24 बिलियन है, अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें 341 मिलियन है, ठीक है। वर्तमान 2050 के मध्य वैश्विक जनसंख्या वृद्धि आधे से अधिक हिस्सा अफ्रीका में होने की उम्मीद है। अफ्रीका में जो प्रमुख क्षेत्र होंगे वहां पर जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक देखने को मिलेगी। तो ऐसा भी अनुमान बताया जा रहा है कि वर्तमान 2050 के मध्य में अफ्रीका में जो वृद्धि दर होगी बहुत अचानक से प्रपुष्ट नजर आएगी और जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक वहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा आपको पता है वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया है, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा में देखते हैं शास्त्रीय भाषा का दर्जा। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मानदंडों में बदलाव करने का फैसला किया है। अब किसने किया है? केंद्र सरकार ने कहा है कि जो शास्त्रीय मामले के जो मानदंड हैं उनको हम बदलाव करेंगे। अब क्या बदलाव करेंगे तो पूरी बात पढ़ के ही पता चलेगा, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ देखते रहिएगा। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के बारे में सबने किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए सरकार के द्वारा विकसित मानदंड है उनको पूरा करना पड़ता है। क्या मानदंड है? इसके शुरुआती ग्रंथ और रिकॉर्डों को इतिहास, याद रखिएगा, जो इनका ग्रंथ होगा और जो ग्रंथ के साथ साथ जो रिकॉर्ड होंगे उन रिकॉर्डों का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष की अवधि का पुराना होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अभी तक जो मानदंड हैं, जो इनके ग्रंथ है या रिकॉर्ड हैं, इनके इतिहास में 1500 से 2000 अवधि की प्राचीनता होनी चाहिए, प्राचीन होने चाहिए, पुराने होने चाहिए। प्राचीन साहित्य या फिर ग्रंथों का जो एक संग्रह है जिसे बोलने वाली पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है, ध्यान रखिएगा, तब माना जाएगा शास्त्रीय भाषा। मूल साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, मतलब ये ऐसी नहीं है कहीं से ग्रहण की हो, अपनी स्थानिक मतलब मूल प्रवृत्ति के साथ साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। किसी अन्य भाषिक समुदाय से उधार नहीं ली गई हो, ध्यान रखना है, किसी भी चीजों से उधार नहीं ली गई हो तभी उसको मूल साहित्यिक परंपरा माना जाएगा। उक्त भाषा और साहित्य अपने आधुनिक स्वरूप से अलग होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आधुनिक स्वरूप में उसका मिश्रण है, उसका स्वरूप ही बिल्कुल अलग होना चाहिए। शास्त्रीय भाषा उसके बाद के रूपों, उनकी संख्या के बीच की विसंगति भी हो सकती है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब कोई भाषा एक बार शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित हो जाती है तब इसमें क्या क्या फायदा होते हैं, उन फायदों को हम यहाँ पर थोड़ा सा नजर कर लेते हैं। तो जब कोई भाषा शास्त्रीय भाषा को नोटिफाई कर दिया जाता है, इसे बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय कुछ लाभ प्रदान करता है। कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय करता है। भाषाओं के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता के साथ केंद्र स्थापित किए जाते हैं क्योंकि उनका अध्ययन किया जाए, और विश्वविद्यालय को अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाता है शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त करने वाली भाषाओं के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठों का भी निर्माण करे। तो यहाँ पे देखोगे एक मंत्रालय के तहत, शिक्षा मंत्रालय के तहत बढ़ावा दिया जाता है, वार्षिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं,
उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाती है। जो यूनिवर्सिटीज होती है उन पर उनको आयोग बोलता है कि व्यावसायिक पीठों का भी यहाँ पर गठन किया जाए। भारत में वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की बात किया है, वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्राप्त दिया जा चुका है। यह दर्जा पानी पहली भाषा कौन सी थी? तमिल थी। 2004 में शास्त्रीय भाषा इसको घोषित किया गया था। अगले ही वर्ष यह दर्जा संस्कृत भाषा को भी दिया गया था, आपको ध्यान होगा। 2008 में तेलुगु कन्नड़ को दर्जा दिया गया। 2013 में मलयालम को दर्जा दिया गया। इस सूची में नवीनतम जो सूची जोड़ी गई है, उड़िया को वर्ष 2024 में दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है। अगर हम उनको देख लें थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। सबसे पहले तमिल भाषा को, उसके बाद संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा के बाद तेलुगु भाषा को, उसके बाद कन्नड़ को, और उसके बाद किसको? मलयालम को, और लास्ट में जोड़ी गई जो उड़िया को। तो 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा अभी तक दिया जा चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हैनिबल निर्देश। अब हैनिबल निर्देश क्या है, और ये जो महिला आपको दिख रही है बंदूक के साथ, इनको समझेंगे। पीछे कुछ आपको बिलर सैनिक भी दिख रहे होंगे, इनके बारे में बात करेंगे। हैनिबल निर्देश के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। एक आई रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के दौरान हैनिबल निर्देश का इस्तेमाल किया था। अब किसने किया था? इजराइल की सरकार ने किया था। ध्यान रखिएगा, इजराइल की सेना ने हैनिबल निर्देश का यहाँ पर उल्लंघन किया था। तो क्या है इसका बारे में हम बात करते हैं हैनिबल निर्देश के। हैनिबल निर्देश के अगर हम बारे में बात करें तो यह कथित संचालन सिद्धांत है। कैसा है? कथित संचालन सिद्धांत है। क्या मतलब है? जिसमें अधिकतम बल का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी सैनिक पकड़ा ना जाए। क्या कहा जाता है? इसमें ऐसे सिद्धांत का कार्य किया जाता है कि जितना हो सके उतना बल का प्रयोग करो, लेकिन इसमें कोई सैनिक पकड़ा ना जाए, ध्यान रखा जाए। भले ही इसका मतलब सैन्य और नागरिक जीवन पर बलिदान करना हो, एक मीडिया में जांच में ऐसा पाया गया है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है हैनिबल निर्देश का कि जितना हो सके उतना बल का प्रयोग करो, लेकिन कोई भी सैनिक पकड़ा ना जाए, भले ही उस सैनिक को नागरिक जीवन से बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। यह अभिव्यक्ति इजरायली रक्षा बलों, जो कि आईडीएफ, एक कथित संचालन नीति को संदर्भित करती है। इजराइल में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सैनिक ना पकड़ा जाए, चाहे उसको बलिदान क्यों ना देना पड़े। जिसका उद्देश्य है राजनीतिक रूप से दर्दनाक कैदी अदला बदली को रोकना। मतलब कि जब आपको पता होगा कि भारत के कभी कभी पाकिस्तान में अपने भी जवान चले जाते हैं गलती से, तो वहां पर एक दर्दनाक उनको कुछ झेलना पड़ता है अपने जीवन में। उस दर्दनाक कैदी को यहाँ पर न झेलना पड़े, उसके लिए यहाँ पर बोलते हैं कि बलिदान देना सबसे अच्छा है। जिसमें बंदी इजरायली सैनिक के आसपास के सभी लोगों को तुरंत खत्म कर दिया जाता है, भले ही इसमें सैनिक को ही खतरा क्यों ना हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस क्या बोलते हैं, ये पूरी सेना पीछे है, और इस सेना ने भी एक हैनिबल निर्देश का कार्य किया। इसमें बताया ऐसा जा रहा है कि एक सैनिक है, मान लो ये सैनिक है, ये मान लो सैनिक है, बंदूक के साथ है। अब ये बंदूक के साथ है, अब मान लो ये किसी सेना में शामिल थे इजराइल की, और ये जब लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो ये दुश्मन की सेना में चले गए। अब दुश्मन की सेना में जब चले गए तो इजरायली सेना क्या करेगी? इनको छुड़वाएगी। इनको छुड़वाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन उनका फोकस हैनिबल निर्देश के तहत ये भी होगा कि हमारा सैनिक बलिदान हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिसने यहाँ पर पकड़ा हुआ है, जितने भी यहाँ पर जो और भी विरोध में कैदी हैं दूसरे पक्ष के, उन सभी को खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर हैनिबल निर्देश का मतलब साफ यही है, और ऐसा माना जाता है इस नीति का नाम कॉर्थेजियन जनरल हैनिबल के नाम पर रखा है। किसका? कॉर्थेजियन जनरल हैनिबल के नाम पर रखा गया है, जिसने 181 ईसा पूर्व में और रोमनों के द्वारा पकड़े जाने की संभावना का सामना करने पर खुद को मारने का फैसला किया था। मैंने क्या किया है? दूसरा वाला जो पक्ष है, मान लो इजरायली सेना थी, इजरायली सेना के यहाँ पर सैनिक थे, ठीक है। यहाँ पर हमास की सेना थी, हमास की सेना पर यहाँ पर कुछ सैनिक थे। एक इजराइल की सेना का यहाँ पे जवान क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इजरायली सेना का एक जवान क्या होता है, इनके पैगाम में चले जाता है गलती से। अब क्या होगा? इन्होंने इसको कर लिया है गिरफ्तार, ठीक है। अब इजराइल की सेना क्या करेगी? हैनिबल निर्देश के तहत सभी जाएंगे, सभी लोग,
और इसको तो बलिदान चढ़ ही मिल जाएगा, इसको तो खत्म शायद होना ही पड़ जाए, क्योंकि जब यहाँ पर बमबारी करेंगे मारेंगे तो हो सकता है अपने भी सैनिक को मारना पड़ जाए। लेकिन जो यहाँ पर हमास के सैनिक हैं और खुद का सैनिक भी है, वो सभी लोगों को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है और बलिदान मान लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं हैनिबल निर्देश का इस्तेमाल करना। इस सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हैनिबल सिद्धांत को 1985 के जिब्रिल समझौते के जवाब में तैयार किया गया था, जिसमें 1050 फिलिस्तीन कैदियों को 3 इजरायली के बदले में दिया गया था। मतलब कि 1150 फिलिस्तीनियों को दिया गया था 3 इजरायल सैनिकों के बदले, जिन्हें सीरिया स्थित उग्रवादी समूह पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन जनरल कमांड के द्वारा लेबनान में पकड़ा गया था। तो इजराइल ने क्या किया था, अपने 3 कैदियों को छुड़ाने के लिए 150 फिलिस्तीन कैदियों को रिहाई करी थी। तो ये बहुत सिद्धांत इनका तगड़ा वाला है, जिसको हैनिबल सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आनंद विवाह अधिनियम। अब आनंद विवाह अधिनियम को आप लोग समझ पा रहे होगी, ये सिख धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब ये सिख धर्म से जुड़ा है तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो आप लोग सभी लोग, और टेस्ट सीरीज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा सकते हो। वीडियो देख सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल से भी। तो नट लर्निंग ऐप अभी इसको डाउनलोड करके आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से सुनिश्चित करें और अपनी तैयारी को सही रूप दें टेस्ट सीरीज लगाकर। आनंद विवाह अधिनियम की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिखों के विवाह के कार्यान्वयन और पंजीकरण पर चर्चा करने के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक की हुई है। किसने की है? आनंद विवाह अधिनियम के तहत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने इस पंजीकरण के लिए बैठक की है। इस आनंद विवाह अधिनियम के बारे में समझे। भारत में सिख समुदाय के विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता यह प्रदान करता है। कौन करता है? कौन करता है? सिख समुदाय करता है। आनंद विवाह अधिनियम का उद्भव 1909 में हुआ था, जब ब्रिटिश इंपीरियल विधान परिषद ने सिख विवाह समारोह आनंद कारज को मान्यता देने के लिए कानून का पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या है? समुदाय की रीति रिवाजों और प्रथाओं को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो सिख समुदाय है उनके रीति रिवाजों को अपनाना, जो प्रथाएं उनको स्वीकार करना और जो सम्मान उनका कर सकते हो वो सम्मान के लिए यहाँ पर उद्देश्य इसका प्रमुख है। वर्ष 2012 में संसद ने आनंद विवाह संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें सिख पारंपरिक विवाहों को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया, जबकि केंद्र सरकार ने संशोधन को मंजूरी दे दी थी और आनंद विवाहों के पंजीकरण के लिए संबंधित नियम बनाने का कामकाज अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया था। अधिनियम का महत्व को समझें तो सिखों के विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है यह अधिनियम, जिससे उनकी लंबी समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो जाती है। उन्हें विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को संपन्न नहीं कराना पड़ता है। आपको पता होगा एक हिंदू विवाह अधिनियम है और सिख लोग भी हिंदू में आते हैं, लेकिन हिंदू विवाह के तहत उनको यहाँ पर छूट मिल जाती है और आनंद विवाह के तहत सिख समुदाय विवाह को अपना संपन्न कराते हैं और उनको ये चीज अलग अलग राज्यों और प्रदेशों पर छोड़ दी है। हाल ही में इसको लागू किया गया आनंद विवाह के पंजीकरण के लिए जम्मू कश्मीर आनंद विवाह पंजीकरण अधिनियम 2023 ध्यान रखें, जिसके तहत संबंधित तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रार करेंगे या होंगे जैसे सरकारी अधिसूचना में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर बना और यहाँ पर कहा गया है कि जो आनंद विवाह पंजीकरण अधिनियम है अपने अपने क्षेत्र के तहसीलदार क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रार को तैयार करेंगे और रजिस्ट्रार में क्या करेंगे, सरकार की अधिसूचना के तहत यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम वेरी इंपोर्टेंट है और राष्ट्रीय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कौन बनी है? क्षय रोग कार्यक्रम की सलाहकार नियुक्त की गई है। इनके बारे में समझते हैं। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है। प्रधान सलाहकार के रूप में सौम्या स्वामीनाथन ने इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समग्र रणनीति पर तकनीकी सलाह प्रदान यह करेगी। तो इन्होंने लक्ष्य जो कार्यक्रम है इस पर क्या किया है, समग्र रणनीति पर जो सलाह देने का इन्होंने कार्य करने के लिए बताया गया है।
इस कार्यक्रम के प्रभाव का जो आकलन होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य प्राधिकरणों की सहायता से किया जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के प्राधिकरणों से इसका सहायता की जाएगी। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले यह WHO की, ध्यान रखना है, WHO की मुख्य साइंटिस्ट भी रह चुकी हैं। ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बारे में नई खबर है, ये WHO की भी सदस्य रह चुकी हैं। और ध्यान रखिएगा, भारत में ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की भी महानिदेशक रह चुकी है। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन, तो ये गलत है गया, यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन की जगह राष्ट्रीय क्षय रोग के बारे में बताना पड़ा। क्या है? राष्ट्रीय क्षय रोग। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इस कार्यक्रम को पूर्व में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था। 2020 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय क्षय रोग था नियंत्रण को जगह पर उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। इसका लक्ष्य क्या है? भारत में टीबी, जो याद रखिएगा, भारत में जो टीबी के मरीज हैं वो क्षय रोग से संबंधित होते हैं, 2050 तक इसको खत्म करना इसका लक्ष्य है। देश के स्तर पर इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय टीबी प्रभाग के द्वारा किया जाता है। तो देश के स्तर पर इसका जो नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है केंद्रीय टीबी प्रभाग के द्वारा। बिस्टेक, यहाँ पर प्रदेश मंत्रियों की बैठक हुई और भारत की तरफ से आप लोग यहाँ पर व्यक्ति को देख पा रहे होंगे, जयशंकर जी यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। बिम्स्टेक की बात करें तो विदेश मंत्रियों की बैठक थी 11 से 12 जुलाई के बीच नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, भारत में। तो ये इंपोर्टेंट है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक है। पहली बैठक 2023 में बैंकॉक में हुई थी, जो कि थाईलैंड का एक शहर है। इस बैठक में विदेश मंत्री सुरक्षा, संपर्क, व्यापार, निवेश, लोगों से लोगों के बीच संपर्क आदि क्षेत्रों में यहाँ पर सहयोग के व्यापक और गहरा विकास के लिए चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कौन करेंगे? विदेश मंत्री बैठक करेंगे, सारे देशों के विदेश मंत्री बैठक करेंगे। ध्यान रखना है, इसकी पहली बैठक थाईलैंड में की गई थी, बैंकॉक में, वर्ष 2023 में। 2024 की बैठक कहाँ पर की जा रही है? भारत की नई दिल्ली में की जा रही है। ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बिस्मेस्ट की, जो देश की बात करें यहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। अच्छा, इस नाम में ही इसका नाम छुपा हुआ है। बिम्स्टेक का मतलब बांग्लादेश, आई का मतलब क्या है? इंडिया, एम का मतलब क्या है? म्यांमार, एस का मतलब है श्रीलंका, टी का मतलब है थाईलैंड, ई का मतलब है यहाँ पर भूटान हो जाएगा, और सी का मतलब यहाँ पर क्या है? नेपाल। तो ध्यान रखना है, इसके नाम में तो वैसे छुपा है, लेकिन इसके दो नाम नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? इसका भी एक कुछ रीजन है, बाद में जोड़े गए हैं। इसका पूरा नाम क्या है बिम्स्टेक का? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया था। इसके 7 सदस्य शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ध्यान रखना है, जो बंगाल की खाड़ी के जितने देश हैं, यहाँ पर इन देशों को इसमें के लिए यहाँ पर एक संगठन बनाया गया। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्र में सामान्य हित के मुद्दों को सहयोग को बढ़ावा देना। इसके उद्देश्य जरूर याद रखो, तो आपको ध्यान रहेगा कि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो बिम्स्टेक के बारे में जरूर याद रखना, 7 सदस्य शामिल हैं और मुख्यालय बांग्लादेश में है। वर्तमान बैठक भारत के में हो रही है नई दिल्ली में। 2023 की पहली बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। तो आज यहाँ पर मैंने कई सारी 7 करंट अफेयर्स की बात की है जो एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट थी। आप लोगों ने उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके आप लोगों ने PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। साथ में आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, जहां पर आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। आज ही समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।